लॉस्टिंग पार्ट 1 में हमने देखा कि ऑथर हर रोज साहब से मुलाकात करते थे। उससे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता, तो उसने ये बताया कि उसके पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है। और फिर धीरे-धीरे हर रोज जब उसको देखते थे और उसके दोस्तों को देखते थे, तो हर एक को ऑथर पहचानने लगे बाय नेम बाय फेस। फिर उनकी दोस्ती भी हो गई। वो सवाल भी पूछने लगे कि तुम लोग खाली पैर क्यों रहते हो? तुम लोग नंगे पैर क्यों रहते हो? तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ उनको ताक से निकाल के नहीं देते हैं, ठीक है? और उनमें से एक बच्चा था जिसने बोला कि उसको शूज़ चाहिए। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लोग ये बोलते हैं, इनका जो नंगे पैर रहना है, वो ट्रेडिशन बन गया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ऑथर उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बताते हैं कि कैसे लोग एक्सक्यूज़ दिखाते हैं एक परपेचुअल का मीनिंग है नेवर एंडिंग, मतलब परमानेंट, एक परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी। एक परमानेंट गरीबी को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे-कैसे लोग एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं। इसी बात पे उनको एक स्टोरी याद आती है जो कि ओडीपी की स्टोरी है और वो यहाँ मेंशन करते हैं। I remember a story a man from उडुपी once told me। मुझे याद है उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest। वो जब छोटा लड़का था तो वो स्कूल जाता था एक टेम्पल से गुजर के, एक मंदिर से गुजर के। इस मंदिर का पंडित थे उसके पिता। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और वो वहाँ ठहर जाता था। जब वो मंदिर के पास से होके गुजरता था, थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर जाता था और भगवान से एक पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ा जूता मांग के जाता था। 30 years later I visited his town and the temple। और 30 साल बाद मैं यानी ऑथर उस शहर को और उस मंदिर को उन्होंने विजिट किया। Which was now drowned in air of desolation। जो शहर अब खाली हो गया है। डिसोलेशन का मीनिंग है निर्जन हो जाना, लोग जहाँ से चले जाए। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs। उसी मंदिर के बैकयार्ड में यानी पीछे एक घर है जहाँ अभी का जो नया प्रीस्ट है, नया पंडित है, वो रहते हैं और उनके घर में लाल और सफेद प्लास्टिक चेयर्स हैं। मतलब उनकी हालत थोड़ी अच्छी हो गई है। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bag। एक छोटा बच्चा आया जो कि यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो जूता और मोजा दोनों पहन रहा था और वो आया हाँफते हुए स्कूल से और अपने स्कूल बैग को बेड पे रख दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। Let me never lose them। तो इस बच्चे को देखते हुए ऑथर उस आदमी की स्टोरी को याद कर रहे हैं जिसने कभी भगवान से मांगा था कि मुझे एक शूज चाहिए। जब उसको वो शू मिल गया था तो उसने उसको अच्छे से रखा और वो उसने कहा कि लेट मी नेवर लूज देम। मुझे कभी इसको खोना नहीं चाहिए। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर। और भगवान ने उसकी दुआ सुन ली। Young boys like the son of priest now wore shoes। और अभी इन पंडितों के बच्चे भी क्या कर रहे हैं? शूज पहन रहे हैं। उनके पास शूज है, अवेलेबल है। बट मेनी अदर्स लाइक द रैकपिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पड़ोस में जितने भी रैकपिकर्स है वो अभी तक बेयरफुट चलते हैं, शूजलेस हैं। जिनके पास जूता नहीं है वो नंगे पैर चलते हैं। My acquaintance with the barefoot rat pickers leads me to सीमापुरी। और मेरी जान पहचान, एक्विंटेंस का मीनिंग होता है जान पहचान। मेरी उन नंगे पैर रैक पिकर्स से जो जान पहचान थी, उस चीज ने मुझे सीमापुरी ले गया। A place on the periphery of Delhi yet miles away from it। सीमापुरी एक जगह है दिल्ली के टेरिटोरियल एरिया में सिचुएटेड है। टेरिटोरियल एरिया मतलब बॉर्डर एरिया में सिचुएटेड है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में दिल्ली से बहुत दूर है।
Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. और जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे. साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम. और साहेब की जो फैमिली है वो भी उन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज में से एक फैमिली है. सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस. जब वो लोग वहां आए थे उस वक्त सीमापुरी एक जंगल की तरह था. इट स्टिल इज. और ये अब तक जंगल की तरह है. बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. बस फर्क ये है कि अभी ये खाली नहीं है, इसमें बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन अब भी जंगल की तरह ही है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and terraplane devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 ragpickers. रैगपिकर्स रहते हैं जिनका घर मिट्टी का है. मड कहते हैं मिट्टी को. जिनका रूफ यानी छत टीन और या फिर तेरापिलिन से दिया हुआ है. उनके उस स्लम में, उनके उन घरों के बीच में कोई सेवेज नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है रनिंग वाटर के लिए. सेवेज कहते हैं ड्रेनेज को. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. ये लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी परिचय पत्र नहीं है. परिचय पत्र के नाम पर उनके पास एक रेशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और वो कुछ ग्रेन खरीद पाते हैं उससे. ग्रेन खाने के सामान. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. ऑथर यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि खाना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है जीने के लिए परिचय पत्र से. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ठीक है. तो ऑथर ने जब कुछ औरतों से ये पूछा कि तुम लोगों की ढाका में जो घर था वो तो खेत के बीच में कितना खूबसूरत नदी के पार में था, वहाँ हरा भरा खेत था, तो तुम लोगों ने वो खेत वो नदी क्यों छोड़ दिया. तो उन लोगों ने क्या कहा कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर शाम को हम हमारे फैमिली को खिला सकते हैं और हम पेट में कोई दर्द ना लिए सो सकते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं ऐसी जगह रहना जहां हमें खाना मिलता है. और ऐसी खूबसूरत जगह का क्या वैल्यू है जो हमें खाना नहीं दे पाता है. Wherever they find foods, they pitch their tents that become transit home. उनको जहाँ भी खाना मिल जाता है वो लोग अपना टेंट वहां लगा देते हैं, एक तंबू वहां गाड़ देते हैं और अपना घर बना लेते हैं. Children grow up in them, becoming partners in survival. और उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं उनके सर्वाइवल में पार्टनर बनके. वो जन्म होते ही थोड़ा बड़े होते हैं और कामकाज में लग जाते हैं अपने फैमिली के. जो फैमिली काम करती हैं वो काम वो भी करने शुरू कर देते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और कामकाज खाना पीना जो भी है सीमापुरी में बस रैग पिकिंग ही है. थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट. और कुछ सालों में ये काम जो है एक फाइन आर्ट बन गया है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. और कचरा उनके लिए सोना है. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. और गार्बेज ही उनका खाना है क्योंकि गार्बेज से ही जो चीजें मिलती हैं उनको बेच के वो लोग खाते हैं और अपने घर के जो छत है उसको सही करते हैं. इसलिए ऑथर कह रहे हैं कि गार्बेज ही उनका क्या है, घर का छत है. अगरचे वो छत लीक कर रहा हो, मतलब उस छत में छेद है और बारिश के वक्त उनके घर में पानी टपक रहे हो, लेकिन जो कुछ है वो उनके लिए वो गार्बेज ही है. बट फॉर ए चिल्ड्रन इट इज इवन मोर. लेकिन एक बच्चे के लिए गार्बेज या कचरा उससे भी ज्यादा कुछ है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says his eyes light up. तो साहिब कहता है
कि कभी-कभी मुझे 1 रुपए मिल जाते हैं गार्बेज में और कभी-कभी 10 रुपए नोट मिल जाते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और जब आपको गार्बेज में कोई सिल्वर कॉइन यानी चांदी का कोई कॉइन मिल जाए, फिर आप बंद नहीं कर सकते हैं उसको ढूंढना, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें और भी पैसे होंगे, और भी सोना या और भी चांदी मिलेंगे। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. और ऐसा लगता है कि वो जो कचरा है, वो कचरा बच्चों के लिए एक मीनिंग रखता है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग मीनिंग रखता है। For the children, it is wrapped in wonder. और बच्चों के लिए कचरा है वो एक सरप्राइज है, क्योंकि वो कचरा हटाते हटाते उनको बहुत बार अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और उनके बड़ों के लिए, उनके घर के जो बड़े मेंबर्स हैं उनके लिए कचरा जो है उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीने की जरिया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब watching two young men dressed in white playing tennis. सर्दी के एक दिन में मैंने साहब को देखा, मेरे पड़ोस के जो क्लब है उसके गेट के पास वो खड़ा है। वो देख रहा है दो जवान लड़के टेनिस खेल रहे हैं सफेद कपड़े पहन के। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो साहब क्या कहता है कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो चाहता है उस फेंस में, यानी फेंस कहते हैं जाली को, उस जाली के बाहर खड़े होके उसको वो गेम देखना है, वो खेल देखना है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और वो ये बात कहता है कि मैं कभी कभी अंदर चला जाता हूँ, गेट के ऊपर मुझे अंदर जाके वो जो स्विंग है, झूला है, झूलने देते हैं। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short. Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. उस दिन साहेब भी एक टेनिस शू पहन रहा था जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा था, क्योंकि उसके बाकी कपड़े जो हैं, शर्ट और शॉर्ट्स, ये सब एकदम डिस्कलर था और नीचे जूता पहना हुआ है। तो उसने क्या बताया, समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो वो एक्सप्लेन करते हुए ये बता रहा था कि मुझे किसी ने ये दिया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऑथर ये समझेंगे कि उसने चोरी की है, तो वो पहले ही बता रहा है कि किसी ने मुझे ये शू दिए हैं, ये जूता मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। लेकिन असल बात यह है कि साहब जो जूता पहन रहा है वो किसी अमीर बच्चे ने फेंक दिया है, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। जो अमीर बच्चे ने इसको पहनने से मना कर दिया क्योंकि उनमें छेद हो गया था। Does not bother him। लेकिन इसके लिए साहब को कोई परेशानी नहीं है, वो कंफर्टेबली वो जूता पहन रहा है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। और ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे इंसान के लिए पूरी जिंदगी नंगे पैर है और उसके लिए छेद वाला भी जूता उसको मिल जाए तो ये उसके लिए ड्रीम कम ट्रू है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो गेम देख रहा था, वो जो खेल उधर देख रहा था, ये उसके आउट ऑफ रीच है, वो कभी खेल नहीं सकता, क्योंकि ये टेनिस गेम वो देख रहा था और टेनिस गेम एक गरीब बच्चा नहीं खेल सकता था। This morning, साहेब is on his way to the milk booth। उस सुबह साहेब मिल्क बूथ तक जा रहा था। In his hand is a steel canister। और उसके हाथ में एक स्टील के कैनिस्टर थी, कैनिस्टर दूध के कंटेनर। I now work in a tea stall down the road। तो उसने ऑथर से कहा कि मैं अभी एक टी स्टॉल में काम करता हूँ रोड के नीचे। Pointing in the distance।
उस दुकान की तरफ पॉइंट करते हुए, मतलब उंगली से दिखाते हुए, उस दुकान में मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मील्स, और मुझे 800 रुपये दिया जाता है और मेरा सब खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो ऑथर ने उसको पूछा, क्या तुम इस जॉब को, इस काम को पसंद करते हो? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। ऑथर ये कह रहे हैं कि उसकी फेस, उसका चेहरा जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि उसने जो अपनी केयर फ्री पहले था, वो केयर फ्री लुक खो दिया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये जो स्टील कैनिस्टर अभी कैरी करके जा रहा है, उसके पुराने वाली बैग से जो वो कैरी करता था उससे हेवी लग रहा था, उससे भारी लग रहा था। इसलिए ऑथर ये समझ रहे हैं कि वो अपने जॉब को, अभी के जॉब को इतना पसंद नहीं करता है। द बैग वॉज हिज, वो बैग जो पहले वो उठाता था, वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन अभी जो कैनिस्टर है उसका मालिक टी शॉप का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहेब अपना खुद का मालिक अभी नहीं है, वो दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, इसीलिए उसने अपनी केयर फ्री जो लुक थी पहले, वो खो दिया है।